हेलो एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स में सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं दोस्तों, वो आपको मैं बता देता हूँ कि हाल ही के अंदर इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सिलिका प्रोडक्ट। सिलिका एक प्रोडक्ट है जिस पे इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। वित्त मंत्रालय ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे की स्लाइड के अंदर। फिर अपन आर्टिकल 293, भारतीय संविधान का आर्टिकल 293 के बारे में पढ़ेंगे, ये क्यों न्यूज के अंदर है। फिर तीसरी स्लाइड के अंदर दोस्तों दो डिफेंस एक्सरसाइज अभी भारत के साथ चल रही है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और डॉक्टर सलीम अली, उनका 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है दोस्तों। तो अपन सलीम अली के बारे में देखेंगे कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। आज भी क्या है कि लोग उनको याद करते हैं। फिर अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों केसरे हिंद, अरुणाचल प्रदेश ने एक नई स्टेट बटरफ्लाई की घोषणा की है वहाँ की कैबिनेट ने। तो केसरे हिंद के बारे में जानेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि सबसे पहले कौन से राज्य ने बटरफ्लाई घोषित की थी अपनी स्टेट बर्ड के तौर पे। फिर अभी तक कितने जो स्टेट है उन्होंने अपनी स्टेट बटरफ्लाई घोषणा की है, तो उसके बारे में भी अपन आगे की स्लाइड के अंदर जानेंगे। ये दोस्तों 13 तारीख की न्यूज़ है। नोरा क्या कि नोरो वायरस एक डिजीज है दोस्तों, और वायनाड के अंदर ये कंफर्म हुआ था। वायनाड केरल के अंदर है। और उससे आगे जो राइस ब्लास्ट न्यूज़ है, ठीक है, राइस ब्लास्ट डिजीज एक फंगल कवक आधारित डिजीज है, फंगल डिजीज है। ये भी क्या कि वायनाड के अंदर सपोर्ट हुई थी। ये भी दोस्तों 13 तारीख की न्यूज़ है। और जो सैटरडे को डेली करंट अफेयर्स था उसमें ये मिस हो गई थी। तो अपन वायनाड की दो न्यूज़ है, एक तो नोरो वायरस के बारे में पढ़ेंगे और एक राइस ब्लास्ट डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। और आगे दोस्तों द हिंदू की हेडलाइन है, सीबीआई और जो ईडी के जो चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, उनका जो कार्यकाल है, पहले फिक्स 2 साल का कार्यकाल होता है। अब गवर्नमेंट ने क्या है कि ऑर्डिनेंस लेके आई है जिस पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। और जो आने वाला जो विंटर सेशन है संसद का, उसके अंदर अध्यादेश पेश किया जाएगा। ठीक है, तो उनका कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की बात की है। तो अपन इस पूरे मुद्दे को जानेंगे अच्छे तरीके से। ये स्लाइड के लास्ट में रहेगा। ठीक है, एक एडिटोरियल टाइप का थोड़ा सा रहेगा ये। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी है क्या दोस्तों, ये बता देता हूँ। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब कोई कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अपन किसी मार्केट के अंदर डंप करते हैं, उसको रोकना। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी की परिभाषा ये है दोस्तों, एक्सपोर्ट एन आइटम इनटू कंट्री एट प्राइस लोअर देन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट। जैसे भारत और चाइना है, चाइना का कोई प्रोडक्ट है, आपको सिंपल वे के अंदर बताता हूँ। चाइना कोई भी प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर बेच रहा है और उसकी प्राइस है, वो चाइना अपने जो घरेलू मार्केट है उसी प्रोडक्ट की प्राइस की तुलना के अंदर इंडिया के जो मार्केट है उसमें प्राइस कम रख रहा है। इसका सीधा सा कारण है कैसे, जैसे करके डोमिनेशन। पहले मार्केट के अंदर क्या है कि लोअर प्राइस करके ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर है उनको लालच दे के फिर क्या है कि मार्केट के अंदर एक तरह से क्या है कि डोमिनेशन स्थापित करना। और जो और मार्केट के जो प्लेयर्स रहते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, तो और जो अदर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोडक्ट को, उसी सेम प्रोडक्ट को कोई बेच रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि अपनी जो मार्केटिंग रेस रहती है, ठीक है, या तो उससे क्या है कि बाहर हो जाता है। तो एक तरह से क्या है कि घरेलू मार्केट पर कब्जा करना होता है। अब चाइना के द्वारा कोई प्रोडक्ट है, तो अब ये जो गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी सिलिका प्रोडक्ट है जो चाइना और क्या है साउथ कोरिया से इंपोर्ट होता है, और इंडिया के अंदर वो चाइना और साउथ कोरिया दोनों अपना जो घरेलू मार्केट है उससे कम प्राइस के अंदर इंडिया के अंदर बेच रहे थे। कैसे, जैसे करके अपने प्रोडक्ट की छाप छोड़ के मार्केट पर कब्जा करना। ठीक है, तो अब दोस्तों जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, तो अपने बात कर ली सिलिका प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता कौन है।
ठीक है, अपन ने परिभाषा देख ली। एंटी डंपिंग ड्यूटी दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड अलाइज, ठीक है, ये आपने देखा होगा दोस्तों, डायरेक्टर जनरल एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड अलाइज ड्यूटीज, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। ये रिकमेंडेशन करता है, ये वाणिज्य कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, ये इस न्यूज़ पे ध्यान दो आप कि एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड एंटी ड्यूटीज, जो अलाइज ड्यूटीज है उससे जुड़ा हुआ अधिकारी जो वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये रिकमेंडेशन देता है। लेकिन लगाने का काम कौन करता है, इम्पोज कौन करता है, इम्पोज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश वाणिज्यिक मंत्रालय का DGAD करता है, लेकिन लगाता कौन है, लगाने का जो अधिकार है, इम्पोज करने का अधिकार है वित्त मंत्रालय के पास। ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सिलिका प्रोडक्ट, तो हाल ही के अंदर इंडिया ने सिलिका प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, ठीक है। डम्प्ड इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड साउथ कोरिया, जो सिलिका प्रोडक्ट है ये चाइना और साउथ कोरिया के द्वारा भारतीय मार्केट के अंदर डंप किया जा रहा था, तो ये चीज़ अपने को याद रखना। दूसरी चीज़ ये भी याद कर लो दोस्तों कि सिलिका जो प्रोडक्ट होता है, सिलिका प्रोडक्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो औषधि क्षेत्र है, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र है, उसके अंदर सिलिका का यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और डाइज, जो डाई वगैरह होता है, कलर वगैरह आप जानते होंगे, ठीक है, और जो फूड एडिटिव, ठीक है, उसके अंदर इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी की न्यूज़ थी दोस्तों, मैंने अपने आपको अच्छी तरीके से बताई। आप एक तो इम्पोज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री रिकमेंडेशन करती है, इम्पोज, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी एक एंटी डंपिंग ड्यूटीज की परिभाषा याद रखनी, दो ही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये भी याद कर सकते हो कि सिलिका प्रोडक्ट है उसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब अगली स्लाइड के अंदर देख लेते हैं दोस्तों, आर्टिकल 293 ये क्यों न्यूज के अंदर है। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ दोस्तों, सॉरी, जो आर्टिकल 293 है ये क्यों न्यूज के अंदर है। हाल ही के अंदर दोस्तों जो वित्त मंत्रालय है उसने 7 जो स्टेट है उनको, ठीक है, सेंटर, देखो सुर्खियों के अंदर, सेंटर अलाउ 7 स्टेट टू बोरो एडिशनल 16,691 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय है वो 7 राज्यों को मार्केट से, बाजार से अतिरिक्त उधारी के लिए 16,691 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधारी के लिए बोला है कि उनको परमिशन दी है, ठीक है। तो एक तरह से क्या कि 7 राज्यों को, अब ये चीज़ ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस आर्टिकल के तहत वित्त मंत्रालय या भारत सरकार जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को जो बोरो ऋण वगैरह लेने, मार्केट से चाहे कहीं से ऋण वगैरह ले, वो परमिशन देती है। परमिशन देने का आधार क्या है, क्या जब मार्केट के बोरोइंग के लिए जो परमिशन देती है वो क्या उसके तहत रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है, कि आप कंडीशन डाल सकती है कि आप इतना इतना बोरो करोगे, साथ में आपको ये भी चीज़ फुलफिल करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम के अंदर जब मार्केट से अतिरिक्त उधारी के लिए गवर्नमेंट ने बोला था, तो उन्होंने 5 से 6 शर्तें लगाई थी कि आप जो डिस्कॉम कंपनीज है उनका पुनर्गठन कीजिए, आप स्वच्छ भारत अभियान है या जो स्टार्टअप के इकोसिस्टम है उस क्षेत्र के अंदर सुधार कीजिए, आप आयुष्मान भारत योजना है और जो वन नेशन जो राशन कार्ड वाली स्कीम है, ठीक है, उसको आप 100% इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इस तरह की कंडीशन वगैरह, रेस्ट्रिक्शन वगैरह डालती है, तो ये अधिकार है या नहीं, ये आर्टिकल 293 के भारतीय संविधान के अंदर। देखो आर्टिकल 293(3) क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि रिक्वायर स्टेट ऑब्टेन द सेंटर कंसेंट इन ऑर्डर टू बोरो, राज्यों को यदि उधार लेना है तो केंद्र सरकार से क्या लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। ये भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 293(3) के अंदर दे रखा है, ठीक है। इन केस द स्टेट इज इन डेब्ट टू द सेंटर ओवर ए प्रीवियस लोन, जो राज्य केंद्र सरकार का पहले से ऋणी है, मतलब उनका पहले से कोई ऋण बकाया है, तो राज्यों को नया ऋण लेने के लिए आर्टिकल 293(3) के तहत बाध्यता है कि वो केंद्र सरकार से सहमति ले। और अभी जो ज़्यादातर के भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हैं केंद्र सरकार के
ऋणी है, ठीक है, तो सभी को परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरी बात, इम्पोज कंडीशंस, सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार राज्यों को अतिरिक्त उधारी के लिए लेकिन परमिशन दे सकती है, लेकिन साथ में क्या है कि कंडीशन डाल सकती है। कंडीशन चाहिए, दो आधार पे डाल सकती है। एक तो पहले तो जो क्रेडिटर रहता है उसकी क्रेडिबिलिटी पर देखा जाता है कि उसको चुकाए या नहीं चुकाए, ठीक है। फिर क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर देखा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के आधार पे क्या है कि केंद्र सरकार बोल सकती है कि आपको इतना इतना परसेंट लेना है, इतना परसेंट नहीं लेना है, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये आपका फुलफिल क्राइटेरिया रहेगा। एक फिजिकल क्या है कि हेल्थ के देख के भी गवर्नमेंट कंडीशन डाल सकती है। तो और साथ में ये भी चीज़ याद रखो दोस्तों, सेंटर हैज़ बीन एक्सरसाइज द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन 293(3) के तहत केंद्र सरकार राज्यों को अतिरिक्त उधारी के लिए व्यवहारिक तौर पे क्या है कि जो फाइनेंस वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों के आधार पे परमिशन देती है, उसकी सिफारिशों के आधार पे कंडीशंस डालती है कि आप ये कंडीशन, आप कोरोना के टाइम को याद करो, ठीक है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 293 था जिसके बारे में अपन ने बात की। अब चलिए दोस्तों डिफेंस एक्सरसाइज, दो डिफेंस एक्सरसाइज उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों शक्ति 2021, ये इंडिया और फ्रांस की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, अपन को याद रखनी है। इंडिया फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, शक्ति। दूसरी चीज़ कॉर्पेट, कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड की एक नेवल पेट्रोलियम एक्सरसाइज है, ठीक है, पेट्रोल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अपने को याद रखनी इंडिया और थाईलैंड के बीच में, जबकि शक्ति 2021 अभी, ठीक है, तो ये फ्रांस के साथ है। ये इसी स्लाइड के अंदर दोस्तों अपन सलीम अली के बारे में जान लेते हैं, जिनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। और सलीम अली, जो डॉक्टर सलीम अली साहब हैं, उनके बारे में बात करूँ दोस्तों, उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली को, ये चीज़ याद रखो। ये जम्मू कश्मीर के थे दोस्तों। दो, तीसरी चीज़ वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी जो मुंबई के अंदर है, BNHS, उससे भी जुड़े हुए थे। ये भी न्यूज़ वगैरह याद रखो, क्योंकि कई बार क्या करता है जो बोर्ड वगैरह रहता है, जब प्रश्न वगैरह पूछता है परीक्षा के अंदर तो कथन के अंदर डाल देता है, एक व्यक्ति के बारे में जो 4 से 5 कथन डाल दी, तो अपन से क्या है कि रॉन्ग और राइट पूछ लेता है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर से थे। एसोसिएट, ठीक है, एक नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी है जो पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में क्या है कि रिसर्च करती है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उससे भी ये जुड़े हुए थे। और इन्होंने क्या है कि जो सलीम अली है, क्रूशियल रोल इन सेटिंग अप द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राजस्थान के अंदर भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था डॉक्टर सलीम अली ने। और साथ ही कन्वर्जेशन ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली जो सॉरी साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये केरला के अंदर है। इसके संरक्षण में डॉक्टर सलीम अली ने बहुत अपना टाइम ज़्यादातर केरला के अंदर बिताया था उन्होंने, इस पक्षी अभ्यारण्य के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर। और भरतपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है उसकी स्थापना में डॉक्टर सलीम अली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये चीज़ भी काम की न्यूज़ है दोस्त। और साथ में ये भी याद रख लो, उनकी एक बुक थी, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये डॉक्टर सलीम अली की बुक का नाम था। तो ये 4 से 5 फैक्ट डॉक्टर सलीम अली के बारे में आप स्लाइड के ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, थोड़ा याद कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। अब केसर आई हिंद के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता देता हूँ, केसर आई हिंद क्या है कि एक बटरफ्लाई है, ठीक है। ये न्यूज़ के अंदर इसलिए है दोस्तों, ये स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कल जो अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट है उन्होंने केसर आई हिंद को राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित की है। तो ये चीज़ अपने को तो न्यूज के अंदर याद रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, बटरफ्लाई से जुड़ा मैं आपको फैक्ट वगैरह बता देता हूँ कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने अपनी स्टेट बटरफ्लाई की घोषणा की थी। तो ये भी एक फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो महाराष्ट्र कहेंगे हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव स्टेट बटरफ्लाई,
ठीक है। और महाराष्ट्र वाली जो बटरफ्लाई है उसका नाम है दोस्तों ब्लू मॉर्मोन। ब्लू मॉर्मोन महाराष्ट्र की बटरफ्लाई है, स्टेट बटरफ्लाई। ठीक है। अब 4 राज्य और भी हैं जिन्होंने क्या है कि स्टेट बटरफ्लाई की घोषणा की है, और आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अब इनको रिलेट करके भी, जैसे आप ये यूके उत्तराखंड ने अपनी कॉमन पिकॉक नाम की एक बटरफ्लाई है जिसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया था उत्तराखंड। ठीक है। यूके की फुल फॉर्म दोस्तों उत्तराखंड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कर्नाटक है, कर्नाटका ने साउथर्न क्या कि ब्रड विंग जो बटरफ्लाई है उसको अपनी स्टेट बटरफ्लाई में, कर्नाटक उत्तराखंड ने कौन सी मानी, कॉमन पिकॉक। और सेकंड जो कर्नाटक है उसने साउदर्न क्या है बर्ड विंग। और थर्ड नंबर पे दोस्तों आप केरल को देख सकते हो, मालाबार बैंडेड पिकॉक उसने अपनी स्टेट बटरफ्लाई। और तमिलनाडु क्या है कि अभी अरुणाचल प्रदेश से पहले लास्ट तमिलनाडु था जिसने अपनी स्टेट बटरफ्लाई की घोषणा की थी ऑफिशियल तौर पे। तो तमिलनाडु ने क्या कि तमिल योमन उसको अपनी स्टेट बटरफ्लाई। तो आप नाम से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे तमिलनाडु है उसका तमिल योमन। ठीक है। और जो केरला है उसका मालाबार आ गया, तो मालाबार से आप उसको ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हो कि मालाबार बैंडेड पिकॉक। और कर्नाटक है उसका, कर्नाटक साउथ के अंदर पड़ता है, तो कर्नाटक साउथर्न स्टेट है तो साउथ से आप इसका याद कर सकते हो। और ये जो यूके उत्तराखंड है इसका कॉमन पिकॉक के हिसाब से आप याद कर लो। और महाराष्ट्र है जो पहली है, तो पहली आपको सबसे पहले याद रह जाएगी। और एक हाल की है जो केसर आई हिंद का है कि जो बटरफ्लाई है अरुणाचल प्रदेश से। तो ये दोस्तों बटरफ्लाई से संबंधित न्यूज़ थी। अब अपन नोरो जो वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट कन्फर्म केस वायनाड डिस्ट्रिक्ट, जो केरला का वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे नोरो वायरस का केस आया था दोस्तों। अब नोरो वायरस के बारे में आपको कुछ 3 से 4 फैक्ट चीज़ बता देता हूँ। ये ग्रुप ऑफ वायरस द कोज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस, जो पेट संबंधी क्या है कि जो बीमारी वगैरह रहती है ये उस पर क्या है कि इफेक्ट करता है। ठीक है। और ये डायरिया वोमिटिंग वगैरह इसके जो प्रमुख लक्षण ये रहते हैं कि नोरो वायरस से प्रभावित कोई व्यक्ति है या संक्रमित कोई व्यक्ति है उसको डायरिया और वोमिटिंग की समस्या रहती है। ठीक है। गैस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है उससे, ये चीज़ अपने को याद रखना। फिर क्या है कि ये एक एनिमल बोर्न डिजीज है, नोरो वायरस एक एनिमल बोर्न डिजीज है, ये याद रखो। और ये ट्रांसफ़र कैसे होती है दोस्तों, कंटेमिनेट वाटर एंड फूड, कोई गंदा पानी है, ठीक है, प्रदूषित पानी वगैरह है वो या खाना वगैरह है उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती हेल्थ पर, क्या है कि जो यंगर पीपल है उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है। जो कमज़ोर है उनको थोड़ा बहुत क्या है कि इफेक्ट करती है, डायरिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं है इस वायरस को लेके। लेकिन अपने को ये याद रखना है एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसने पेट संबंधी क्या है कि जो क्षेत्र को संक्रमित करता है। ठीक है। और एक एनिमल बोर्न डिजीज़ है। और ये कैसे ट्रांसमिट होती है, वाटर से, साथ में क्या है कि एक आदमी से जो इफेक्टेड पर्सनस रहता है, ठीक है, उससे भी क्या है कि ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये नोरो वायरस के बारे में देख लिया दोस्तों। एक राइस ब्लास्ट डिजीज है दोस्तों। राइस ब्लास्ट आप नाम से ही देख सकते हो, ये जो पेडी फसल होती है, चावल की जो फसल रहती है उसको प्रभावित करती है। ये न्यूज़ के अंदर क्यों है दोस्तों, ये बता देता हूँ आपको, सॉरी। ये न्यूज़ के अंदर इसलिए है दोस्तों कि जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, उसके अंदर एक मनुवर्ना नाम की न्यू पेडी वैरायटी की एक फसल है। तो मनुवर्ना क्या है, चावल की एक नई प्रजाति, नई वैरायटी है। ये भी आप एक फैक्ट हो गया मनुवर्ना। ठीक है। आप याद रखना अलग से, मनुवर्ना को आप अलग से याद रखना, ये एक चावल की नई वैरायटी है जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, वहाँ के किसान वगैरह इसको उगाते हैं। और उस क्षेत्र के अंदर राइस ब्लास्ट के डिजीज़ के प्रकोप से जो मनुवर्ना की जो प्रकोप से जो क्रॉप है ये इफ़ेक्ट हुई है। तो ये न्यूज़ के अंदर था, एक मनुवर्ना को आप याद रखना। और ये जो दोस्तों राइस ब्लास्ट डिजीज़ है ये एक फंगल डिजीज़ है, कवक आधारित। फंगल डिजीज़ का अर्थ हो गया कवक आधारित रोग है। ठीक है। और जो कवक है उसका नाम क्या है दोस्तों, इसका जो कवक है उसका नाम दोस्तों पायरिकुलेरिया ओरजे, पायरिकुलेरिया ओरजे कवक के माध्यम से ये राइस ब्लास्ट रोग होता है। ठीक है। तो आप ये दोस्तों न्यूज़ थी, ये डेली करंट अफेयर्स जो सैटरडे को था उस दिन ये कवर हो नहीं पाई थी, मिस हो गई थी। तो ये दोस्तों मैं आपको न्यूज़ दे दी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब
आज का जो लास्ट स्लाइड है दोस्तों, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। द हिंदू की मैनिफेस्टो पे ये आया हुआ है कि सीबीआई एंड ईडी चीफ कैन नाउ 5 ईयर टर्म्स। असल में मुद्दा क्या है दोस्तों, अपन उसको डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। आपको असल में मुद्दा ये बताता हूँ दोस्तों कि अभी ईडी के जो प्रमुख हैं, डायरेक्टर हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है अभी नवंबर के अंदर, और गवर्नमेंट चाहती है कि वो कंटिन्यू करें। गवर्नमेंट चाहती है कि वो कंटिन्यू करें अपना, क्यों गवर्नमेंट का भी एक पसंदीदा व्यक्ति रहता है, ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसको, अब बात यह है कि दोस्तों 2018 के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पे नियुक्ति हुई थी जो सुबोध कुमार जायसवाल है, और ईडी के डायरेक्टर की भी नियुक्ति हुई थी। लेकिन 2020 के अंदर ईडी का क्योंकि इनका कार्यकाल क्या है कि ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर्स रहते हैं उनका कार्यकाल दोस्तों फिक्स रहता है 2 साल का। मैं आपको डिटेल में एनालाइज करूँगा, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो आप, कि इनका कार्यकाल 2 साल रहता है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ईडी के जो प्रमुख हैं सतीश कुमार है मेरे हिसाब से, इनको मिश्रा साहब है जो, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया था। अब एक्सटेंशन जैसे ही दिया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका डाल दी कि इनका कार्यकाल 2 साल के लिए फिक्स है, और गवर्नमेंट के अपने पसंदीदा व्यक्ति का 1 साल कार्यकाल और बढ़ा के उसको जमाए हुए रखना चाहती है, मतलब उसको पोस्ट पर कहेगी रखना चाहती है। तो एससी ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या किया कि जो नियुक्ति हुई थी ईडी के डायरेक्टर की, उसको ठीक है गवर्नमेंट को बोल दिया कि हाँ भाई, लेकिन ये रेयर केस के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा योगदान किए पिछले 10, गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा था कि इसने पिछले 10 सालों से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये वो मूल्यांकन रिपोर्ट के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऐसा नहीं है कि भाई कोई केस वगैरह जो चल रहे हैं ईडी के प्रमुख के, अभी वो जब तक ख़त्म नहीं होते तो तब तक उसके कार्यकाल ख़त्म होता है नहीं होता, इस तरह की बाध्यता नहीं है। आप, हाँ, रेयर कोई केस है, ठीक है, उसके अंदर आप 1 साल का कार्यकाल बढ़ा सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि जब तक उसके सारे केस, उसके कार्यकाल के अंदर जो केस चल रहे हैं वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक उसका कार्यकाल ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। अभी क्या है कि नवंबर जो 1 साल का एक्सटेंशन था ईडी के डायरेक्टर का, वो नवंबर 2021 के अंदर ख़त्म हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि उसको आगे बढ़ाए, और इसी के लिए कल ऑर्डिनेंस लेके आई है, और राष्ट्रपति ने सहमति भी दे दी कि जो ऑर्डिनेंस के अंदर दोस्तों ऐसा है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं और जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उन दोनों का कार्यकाल तो 2 साल ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट उसको 1-1 साल करके ऐसे कंटिन्यू 3 साल तक, यानी टोटल क्या है कि 5 साल तक उसको अपने पोस्ट पर बना के रख सकती है। और 2 साल का कार्यकाल रहेगा, प्लस क्या है कि हर बार के 1-1 साल का ऐसे लगातार कंटिन्यू एक्सटेंशन देके उसको 5 साल तक पोस्ट पर रखा जा सकता है, और 5 साल के बाद में कार्यकाल समाप्त होगा, दोबारा नहीं एक्सटेंशन दिया जाएगा। 3 साल का एक्सटेंशन हो गया, प्लस क्या है कि 2 साल का कार्यकाल आ गया। तो ये गवर्नमेंट लेके आई है, तो इसका सीधा फायदा ईडी के डायरेक्टर को मिल रहा है। और अभी जो विंटर सेशन आ रहा है, शीतकालीन सत्र आ रहा है संसद का, उसके अंदर अध्यादेश रखा जाएगा, और राष्ट्रपति ने क्या परमिशन दे दी। तो ये वापस मुद्दा उठा है कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि ये वापस मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और चैलेंज होगा, क्योंकि ऑब्वियस सा है कि एक तरह का, इस तरह के फैसले जो रहते हैं उसके कोई भी रिप्रिकॉशंस हो। जैसे आपको आपको मैं बताऊं कि पहली बात तो ये है कि जो डायरेक्टर की पोस्ट पे इनका कार्यकाल 60 साल तक रहता है। 60 साल की जैसी उम्र पूरी हो जाती है तो वो चीफ के पद पे नहीं रह सकते। तो जो युवा प्रतिभाएं हैं, ठीक है, जो संगठन के अंदर काम कर रही है, जो ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, जो युवा, ठीक है, उनका भी तो एक सपना होता है, उनका एक मनोबल नीचे गिरेगा। दूसरा, एक संगठन रहता है जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, उसकी स्वतंत्रता के लिए भी तो, उसकी जो भी स्वतंत्रता है, जो भी उसकी स्वायत्ता है, उसके साथ भी तो खिलवाड़ हो रहा है। तीसरी चीज़ ये भी है कि दोस्तों, आपने एक माइंडसेट, एक सिग्नल दे दिया एक विशेष व्यक्ति संबंधी, क्या है कि आप इस तरह के कार्यकाल बढ़ा रहे हो, क्योंकि जो पसंदीदा क्या है कि व्यक्ति है, ठीक है, उसका कार्यकाल आप बढ़ा रहे हो, तो एक संगठन के लिए सही नहीं है इस तरह के। तो अब ये देखा जाएगा ये मुद्दा किस तरह चलता है। आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ दोस्तों, कि ये आप जैसा स्लाइड के अंदर देख सकते हो, अभी 2 ऑर्डिनेंस पारित किए हैं। दो क्यों? क्योंकि जो सीबीआई है दोस्तों, ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस जो एक्ट है 1946 उसके तहत स्थापित की गई थी, और
जो 3 का जो सीवीसी एक्ट है, सेंटर के सीवीसी जो एक्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, उसके तहत क्या है कि जो सीबीआई का डायरेक्टर है, सीबीआई की स्थापना 1946 के स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन 2003 के अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 है, उसके तहत जो सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसका कार्यकाल 2 साल के लिए फिक्स किया गया था। तो उसके अंदर अमेंडमेंट करना है। तो सीबीआई के लिए क्या है कि जो डायरेक्टर है उसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए अलग से ऑर्डिनेंस है, और जो ईडी है, ईडी की स्थापना क्या है कि दूसरे एक्ट के तहत हुई थी, तो उसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए, क्योंकि ईडी है दोस्तों, आपको मैं बता देता, एक तो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है, उसको देखती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दूसरा दोस्तों ईडी क्या है कि जो फेमा है, फेमा एक्ट है, वो भी क्या है कि ईडी उसके तहत कार्य करती है। तो 2 एक्ट है, एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा जो एक्ट है, और साथ में क्या है कि जो ईडी है ये दोस्तों जो बैंक धोखाधड़ी से संबंधित क्या है कि कोई भी मामले वगैरह रहते हैं, सीबीआई ट्रांसफ़र करती है, और जो बैंक धोखाधड़ी से संबंधित क्या है कि जो भी मामले वगैरह रहते हैं, अभी जो महाराष्ट्र की जो पीएमएलए बैंक वगैरह है उसका केस ईडी संभाल रहा है, तो उससे संबंधित बैंक, तो ये 3 काम ईडी करता है। तो ये इस एक्ट के तहत एक कार्यकाल बढ़ाने के लिए क्या है कि एक्ट के अंदर सुधार करना होगा, और सीबीआई के लिए अलग से एक्ट है क्योंकि उसके अंदर क्या है कि सुधार करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट 2 ऑर्डिनेंस लेके आई है, और ये चाहती है कि कार्यकाल इनका क्या है कि 2 साल से 5 साल तक बढ़ जाए, 3 साल का एक्सटेंशन प्लस 2 साल का कार्यकाल। ये ऐसा ही दे रखा है दोस्तों कि एक दिल्ली स्पेशल पुलिस के की एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट होगा, प्लस क्या है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 है उसके अंदर अमेंडमेंट होगा सीबीआई डायरेक्टर के लिए। चलिए दोस्तों आगे मैं बता देता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था 2020 के अंदर एक याचिका के माध्यम से चैलेंज किया गया था, और ये जो बेंच बैठी थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेंच वगैरह, लेकिन उन्होंने क्या बोला था ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो ईडी प्रमुख के जो डायरेक्टर हैं उनकी एक्सटेंशन को जो पीठ है उसने सुनवाई की थी, उन्होंने ये बोला था कि जो सुपरनाउंसेशन टू बी शॉर्ट पीरियड एंड रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड ग्रांटेड सच एक्सटेंशन, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे तौर पे बोला कि हाँ आपने यदि 1 साल का कार्यकाल विस्तार दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रेयर केस के अंदर होना चाहिए। इन्होंने बोला एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंशन, बहुत ही ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति रहती है, ठीक है, तब जरूरी हो तब किया जाए। और अभी गवर्नमेंट ने क्या कि जो अमेंडमेंट लाया है उसके अंदर ये प्रोविजन कर दिया कि क्योंकि जो सीबीआई के जो प्रमुख हैं और ईडी के प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति समिति के आधार कमेटी के आधार पे होती है, तो कमेटी एक्सटेंशन देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। और ये सारा मामला था, आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और आज की दोस्तों इतनी ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ थी, और आप सभी को दोस्तों थैंक यू, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और कोई भी गलती हो तो दोस्तों आप माफ़ करिए। धन्यवाद।